हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं नेहा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नेहा पे। तो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी की क्लास डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं कि कुछ क्लासेस से हम हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स एंड एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, it was a culmination of a number of historical acts and initiatives taken during the Indian freedom struggle। तो आज हम अपने इंडियन काउंसिल एक्ट्स में से एक्ट ऑफ 1892 एंड एक्ट ऑफ 1909 डिस्कस करेंगे। कल हमने एक्ट ऑफ 1861 डिस्कस करा। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट थे उनको बनाने का मोटिव क्या था। कि जो 1857 के रिवोल्ट थी, उसके बाद ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज़ हुआ कि अगर हमें इंडिया में रहना है तो हमें इंडियंस की कोऑपरेशन की सख्त ज़रूरत है। एंड ये जो एक्ट्स आए, इससे हमारी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री एज अ होल पर बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़े। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे एक्ट ऑफ 1892। जो एक्ट ऑफ 1892 था, उसका ऑब्जेक्टिव ये था टू इंक्रीज द बेस एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड टू गिव अपॉर्चुनिटी टू नॉन ऑफिशियल एंड नेटिव्स इन गवर्नमेंट अफेयर्स। तो आप सबसे पहले यही देखते हैं ना कि ब्रिटिशर्स का क्या मोटिव था, टू सीक कोऑपरेशन फ्रॉम इंडियंस। एंड वो कोऑपरेशन कब आएगी, जब वो इंडियंस को, नेटिव्स को अपनी काउंसिल में, अपनी फंक्शनिंग में, अपनी मशीनरी में इंक्लूड करेंगे। तो जो एक्ट ऑफ 1892 था, उसका फंक्शन ही यही था, उसका ऑब्जेक्टिव ही ये था कि टू इंक्रीज द बेस एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड टू गिव अपॉर्चुनिटी टू नॉन ऑफिशियल एंड नेटिव्स मतलब इंडियंस को, टू नॉन ऑफिशियल एंड नेटिव्स इन गवर्नमेंट अफेयर्स। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव ये था टू इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स इन गवर्नर जनरल काउंसिल। उसके बाद जो सेकंड मोटिव था वो यही था टू इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स इन द गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, तो फिर आप उसके बाद ये देखते हैं कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है उनका नंबर इंक्रीज कर दिया। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का नंबर्स भी इंक्रीज कर दिया, बट जो ऑफिशियल मेजॉरिटी थी उसको इंटैक्ट रखा गया, उसको अबॉलिश नहीं करा गया। उसके बाद आप ये देखते हैं कि एक्ट ऑफ 1892 के अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो बजट को डिस्कस कर सकती थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल कुड डिस्कस एनुअल स्टेटमेंट्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। एनुअल स्टेटमेंट्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, आपका बजट। It could also address questions to the executive regarding the budget। तो ये आपका बजट डिस्कस भी कर सकती थी एंड ये एग्जीक्यूटिव से कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकती थी बजट के रिगार्डिंग। उसके बाद आप ये देखते हैं कि जो एक्ट ऑफ 1892 है, इट इंट्रोड्यूस्ड इनडायरेक्ट इलेक्शंस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इलेक्टेड सम मेंबर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इट इंट्रोड्यूस द एलिमेंट ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ मेंबर्स को इलेक्ट करके भेज सकती थी। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड एक्ट इंडियन काउंसिल्स एक्ट के अंडर। ये पॉइंटर्स आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके लास्ट एक्ट में आते हैं, दैट इज एक्ट ऑफ 1809, जो कि बहुत फेमस है। किस नाम से, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है। तो ये किन किन के नाम के पीछे ये एक्ट रखा गया है, लॉर्ड मॉर्ले जो कि उस टाइम पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, एंड लॉर्ड मिंटो जो उस टाइम पर वाइस रॉय थे। इस एक्ट के अंदर आप ये देखते हैं कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल इंक्रीज। ये हमने एक्ट ऑफ 1892 में भी देखा एंड ये एक्ट ऑफ 1909 में भी देख रहे हैं कि द नंबर ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज्ड
एंड यहाँ पर भी ऑफिशियल मेजोरिटी को रिटेन करा गया। एंड इसी के साथ साथ आप ये देखते हैं मेंबर्स के साथ साथ इसकी पावर्स को भी बढ़ा दिया गया। एंड जैसे कि पहले ये बजट पर सिर्फ और सिर्फ डिस्कस कर सकते थे, क्वेश्चंस पूछ सकते थे, बट अब ये रेजोल्यूशन भी पास करने की पावर इनके पास आ गई बजट के ऊपर। अर्लियर ओनली डिस्कस्ड एंड आस्क्ड क्वेश्चंस, बट नाउ दे कुड मूव रेजोल्यूशन ऑन बजट। एंड बजट के साथ साथ ही दे कुड मूव रेजोल्यूशन ऑन एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। पर कुछ कुछ मैटर्स ऐसे भी थे जहां पर इसको रेजोल्यूशन पास करने की इजाजत नहीं थी, एक्सेप्ट ऑन मैटर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, फॉरेन अफेयर्स एंड इंडियन स्टेट्स। जो अब लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसकी नंबर ऑफ मेंबर्स को भी बढ़ा दिया, बट ऑफिशियल मेजोरिटी का जो एलिमेंट था वो रिटेन रखा गया। उसी के साथ साथ इसकी पावर्स को भी बढ़ा दिया गया। पहले जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ये बजट को सिर्फ और सिर्फ डिस्कस कर सकती थी एंड एग्जीक्यूटिव से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकती थी, बट अब इसके पास पावर क्या आ गई, टू मूव रेजोल्यूशन ऑन बजट, ऑन द टॉपिक ऑफ बजट एंड ऑन एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। बट 3 मैटर ऐसे थे जिस पर ये कोई रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते थे, वो थे आर्म्ड फोर्सेस, फॉरेन अफेयर्स एंड मैटर्स ऑन इंडियन स्टेट्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ ही साथ जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके भी जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे उनको इंक्रीज करा गया, बट आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ऑफिशियल मेजोरिटी का एलिमेंट था उसे रिमूव कर दिया गया। एंड इसके साथ साथ ये नोट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है एंड ये बहुत बारी पूछा भी जाता है कि जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सत्येंद्र सिन्हा एक्ट ऑफ 1909 के दौरान फर्स्ट इंडियन बने टू जॉइन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। दिस एक्ट ऑल्सो introduced the principle of separate electorate। तो ये एक्ट इस पर्टिकुलर चीज के लिए बहुत ज्यादा इनफेमस भी है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि इसी एक्ट की वजह से जो इंडियन पॉलिटी था, जो उसकी हिस्ट्री थी, उसमें कम्युनलिज्म को राइज दिया गया। एंड जो मुस्लिम लीग थी उसने सबसे पहली बारी सेपरेट इलेक्टोरेट कब डिमांड करी थी, 1906 में। तो फ्रेंड्स यही कुछ पॉइंटर्स थे इन दोनों एक्ट के। आइए हम फिर से इसको जल्दी से समराइज कर लेते हैं। एक्ट ऑफ 1892 के अंदर क्या ऑब्जेक्टिव था, टू इंक्रीज द बेस एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड टू गिव अपॉर्चुनिटी टू द नॉन ऑफिशियल्स एंड नेटिव्स इन गवर्नमेंट अफेयर्स, जिससे जो इंडियंस थे वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करें गवर्नमेंट के कामों में। एंड एक्ट ऑफ 1892 के अंदर जो नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स थे गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उनका नंबर भी इंक्रीज करा गया। एंड जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनका नंबर भी इंक्रीज करा गया, बट जो ऑफिशियल मेजोरिटी का प्रिंसिपल था उसको रिटेन करा गया, वो इंटैक्ट था। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो बजट के ऊपर कुछ भी डिस्कस कर सकती थी एंड एग्जीक्यूटिव से उस रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चंस भी पूछ सकती थी। साथ ही साथ आप ये देखते हैं कि एक्ट ऑफ 1892 के अंदर ही इनडायरेक्ट इलेक्शंस भी इंट्रोड्यूस करे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जिसमें कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी वो कुछ कुछ मेंबर्स को इलेक्ट करके भेज सकती थी। फिर हम आते हैं एक्ट ऑफ 1909 या फिर मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स के ऊपर। तो जो ये मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स है ये किसके नाम पर पड़ा, लॉर्ड मॉडले जो कि उस टाइम पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, एंड लॉर्ड मिंटो जो कि उस टाइम पे वाइसरॉय थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल में नंबर ऑफ मेंबर्स को इंक्रीज करा गया एंड यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल मेजोरिटी को रिटेन करा गया। इसी के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल की पावर्स को भी बढ़ाया गया। नाउ दे हैड पावर टू मूव रेजोल्यूशन ऑन बजट एंड ऑन एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। पहले हमने क्या देखा कि वो सिर्फ डिस्कस कर सकते थे एंड क्वेश्चन पूछ सकते थे, बट नाउ दे हैड द पावर टू मूव रेजोल्यूशन। 3 मैटर्स ऐसे थे जिस पर वो रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते थे, वो कौन से थे, आर्म्ड फोर्सेस के जो मैटर थे, फॉरेन अफेयर के जो मैटर्स थे एंड इंडियन स्टेट्स के रिगार्डिंग जो मैटर थे, उनके ऊपर वो कोई भी रेजोल्यूशन मूव नहीं कर सकते थे।
फिर जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसमें भी जो मेंबर्स का नंबर था वो इंक्रीज करा गया, बट यहाँ पर जो ऑफिशियल मेजॉरिटी का एलिमेंट था उसे हटा दिया गया। इसी एक्ट के दौरान आप ये देखेंगे कि जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है वो फर्स्ट इंडियन बने। कौन से फर्स्ट इंडियन बने? टू जॉइन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये एक्ट इनफेमस क्यों है? क्योंकि इट इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब हिंदूज के लिए अलग बनेगी, मुस्लिम के लिए अलग इलेक्टोरेट बनेगी, ऐसा था। एंड इसी की वजह से कहा जाता है कि इट प्लांटेड द सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडियाज पॉलिटिकल हिस्ट्री। एंड जो मुस्लिम लीग था उसने सबसे पहली बारी 1906 में डिमांड करी थी कि आप प्लीज़ हमारी एक सेपरेट इलेक्टोरेट बना कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की हमारी एक शॉर्ट वीडियो। एंड अब जो कल वीडियो आएगी उसमें हम सारे एक्ट्स को रैप अप कर देंगे। 2 एक्ट्स और बचे हैं जिनको हम डिस्कस करके रैप अप कर देंगे। उसके बाद हम आगे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वगैरह की बात करेंगे। तो यही थी आज की वीडियो। एंड जो इस बोर्ड पर नोट्स दिए गए हैं इसकी फ़ोटो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी, जिसको ज्वाइन करने का लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी एंड सजेशन, जस्ट पोस्ट it in the comment section and do support the channel if you like the content। and अगर आपको ये सब कुछ relevant लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।